एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे फिर स्वागत है। देखिए, हमने यूपी पीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी, आज ही हमारा टेस्ट संख्या 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? हमारे ऑप्शन नंबर 1 है जॉर्ज बूहल ने, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स मूलर ने, या ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स ने। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा इसका सही होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा और अशोक के नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलन अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दो सूचियां दी गई हैं। एक तरफ हमें राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें उसके अस्तित्व में आने का समय दिया गया। तो बताइए कौन सा राज्य कब अस्तित्व में आया, देखकर बताइए। दोस्तों, हमारा जो नागालैंड है वो हमारा 1962 में अस्तित्व में आया था। झारखंड हमारा सन 2000 में अस्तित्व में आया था। तेलंगाना हमारा 2014 में अस्तित्व में आया था। वहीं सिक्किम हमारा 1975 में अस्तित्व में आया था। दोस्तों, जो सन 2000 में हमारे 3 राज्य अस्तित्व में आए थे, वहीं हमारा यूपी से कटकर यानी कि उत्तर प्रदेश से कटकर हमारा उत्तराखंड आया था अस्तित्व में। एमपी से हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। वहीं हमारा बिहार से कटकर हमारा झारखंड अस्तित्व में आया था। दोस्तों, इसी कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पद्म विभूषण किसे नहीं दिया गया है? दोस्तों, हमारे इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसको नहीं दिया गया है। तो देखकर बताइए किसको नहीं दिया गया है इस बार पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा डी, कबले सादिक को इस बार पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। और किस किस को दिया गया है? दोस्तों, इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। उसमें से एक जापान के पीएम है हमारे शिंजो अबे, सुदर्शन साहू को दिया गया है, बीबी लाल को दिया गया है। वहीं इनके अलावा हमें एसपी बाला सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु से हैं, डॉक्टर बिरले मन्नप्पा हेगड़े जो कर्नाटक से हैं, नरिंदर सिंह कपानी जो अमेरिका से हैं, मौलाना वहीउद्दीन खान जो दिल्ली से हैं। तो उन 7 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एक अमेरिकी जिनका नाम है नरिंदर सिंह कपानी और एक जापान के पीएम है हमारे शिंजो अबे, ये 2 जो भारतीय नहीं है, इन लोगों को भी पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था बताइए इसमें से कौन सा सही है? केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, या केवल यूके में है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, आप हमें अभी कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जो हमारे संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को जो अपनाया है वो हमारा यूएसए के संविधान से ही लिया है और ये आर्टिकल 137 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? बताइए दोस्तों, कौन सा आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का आंदोलन किया था? ऑप्शन नंबर 1 है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा बारदोली सत्याग्रह। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा, बताइए, ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। दोस्तों, 1918 में ये हड़ताल की गई थी और किस लिए की गई थी? मालिकों और मजदूरों में ब्लैक बोनस को लेकर एक विवाद था, जिसके कारण ये हड़ताल की गई थी और गांधी जी ने 3 दिन के अनशन के बाद उन्हें बोनस देना पड़ा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों जो हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हमारा 1930 में हुआ था। दूसरा हमारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन हमारा 1931 में हुआ था। वहीं तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा 1932 में हुआ था। दोस्तों ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है वो इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आपको 1937 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, हमें कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर बताइए। आपके उत्तर का हमें इंतजार है। बताइए कौन सा आपका ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर को ही कानून मंत्री बनाया गया था। और किसके कहने पर, ये हमारे महात्मा गांधी के कहने पर इन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का मौका दिया गया था। इन्हीं भूमिका में इन्होंने भारत संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था और प्रारूप समिति में हमारे 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आपके ऑप्शन है 4, देखकर बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जो हैं उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता के साथ साथ भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और मध्यम वर्ग के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और योगदूत कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने अपने लेख के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी। ऑप्शन है हमारे 4, पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम शब्द जो स्वराज है इसका उल्लेख किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। यह सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने थे। मतलब विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना था और स्वदेशी वस्तुओं को हमें अपनाना था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है आपको सर्वोच्चता इनमें से किसके आधार पर नहीं स्थापित की जा सकती। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य के आधार पर हम सर्वोच्चता स्थापित कर सकते हैं। गतिविधि भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आधार पर ही हम सर्वोच्चता स्थापित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी हम सर्वोच्चता स्थापित कर सकते हैं। वही स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जन्म के आधार पर हम सर्वोच्चता निर्धारित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जो दयानंद सरस्वती थे, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था, उन्होंने 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनर्स्थापित करना था। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया है। नेक्स्ट है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देख के बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चीका मिट्टी में अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। चीका मतलब क्ले मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य है। आपके पास दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है हमारा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का जो वर्णन है वो एपियानस ने किया है। क्या ये बात सही है? तो बताइए दोस्तों, ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे एकदम सही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईस्वी से 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का इनका कार्यकाल रहा था। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए हमारे सीता, हमें जो प्राचीन भारत में हमारे जो शब्द उपयोग होते थे उनका अर्थ क्या होता था वो दिए गए हैं। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है।
बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी करके बताइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हिरण्य अनाज के रूप में जो कर है वो नहीं होता था, बल्कि जो हिरण्य होता था वो नगद लिया जाता था। दोस्तों जो सीता था वो राजकीय भूमि में होने वाली आय थी, ये सही है। भाग जो था वो उपज का हिस्सा था, ये भी सही है। बलि जो था वो एक प्रकार का राजस्व कर था। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक और शासकों की उपाधि देवनाम प्रिय थी। आपको बताना इनमें से कौन से वो लोग हैं जिनकी उपाधि देवनाम प्रिय थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इसमें से सही ऑप्शन आप देखकर मुझे बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारे, एक तो हमारी देवनाम प्रिय वो अशोक की उपाधि थी और दूसरी हमारी दशरथ की ये उपाधि थी। तो इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाता है। दोस्तों ये दो ही राजा ऐसे थे जिनकी उपाधि हमें देवनाम प्रिय मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौटिल्य ने किसको बताया है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 7वां अंग है हमारा ऑप्शन नंबर सी। मित्र को 7वां अंग बताया है कौटिल्य ने। दोस्तों कौटिल्य ने राजा के सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया, जिसमें राजा पहले नंबर पर उसको सिर, अमात्य आंख, तीसरा होता था जनपद, जंघा, दुर्ग, बाहा, कोश, मुख, दंड बल और सेना उसके मस्तिष्क और मित्र उसके कान थे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु दंड दिया जाता था। दोस्तों राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर होता था और यह उपज का 1/6 भाग होता था, और इसी को हम अगर छुपा लेते थे यानी कि इसकी चोरी कर लेते थे तो हमें मृत्युदंड दिया जा सकता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए 2 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्या है ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला मैसूर में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था। क्या ये ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों ये ऑप्शन भी हमारा एकदम सही है, तो इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाता है। दोस्तों जो उपवास था ये इसको हम बोलते हैं जैन धर्म में क्या बोलते हैं हम इसको, संथारा पद्धति। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वहीं मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। दोस्तों पूछा जाता है एक ऑप्शन हमारा कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। बताइए कौन से अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध का वर्णन जो ज्ञात होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, हमें कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर बताइए इसका कौन सा आंसर एकदम सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख के द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। वहीं 11वें शिलालेख में हमें धम्म की नीति का व्याख्या की गई है और 14वें शिलालेख में हमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। वहीं 10वें शिलालेख में दोस्तों राजा और उच्च अधिकारियों का हमेशा प्रजा के हित में सोचे ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें 3 समकालीन थे और एक ऐसा बंदा है जो समकालीन नहीं था। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद जो था वो इन तीनों का समकालीन नहीं था और जो समकालीन थे वो था बिंबिसार,
गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन थे। दोस्तों मिलिंद अर्थात मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक था। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसके सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है, तो वो था मिनांडर। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। इसके शासनकाल 160 ईस्वी से 120 ईस्वी पूर्व था। बाकी तीनों मौर्यकालीन है। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, बिंदुसार नहीं, अशोक नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम ने बिना जीर्णोद्धार, उसके बिना बिगाड़ के मतलब बिना कुछ पैसा लिए, बिना कुछ मतलब बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन जो झील है वो गुजरात के गिरनार जिले में स्थित है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। अशोक ने इसका पुनर्निर्माण कराया। बाद में स्कंदगुप्त ने इस झील पर एक बांध बनवाया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसकी हेल्प मिल पाए इसलिए इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।